तो आज हम लोग जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ये डेटा सेट हमारे पास है, जिसे हम हॉस्पिटल पेशेंट ट्रीटमेंट डेटा के नाम से हमने स्टोर कर रखा है। ये हॉस्पिटल पेशेंट ट्रीटमेंट डेटा पहले यहाँ पे हमारे पास डेटा है, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट है कि किस डिपार्टमेंट में पेशेंट है, और दूसरा हमारे पास ट्रीटमेंट का टाइप है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरह का कराया, मेडिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है, सर्जरी है या थेरेपी है, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी लगी टोटल, पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन रहा जब उसका इलाज चल रहा था। अब हर पेशेंट को एक रिकवरी स्कोर दिया गया है। रिकवरी स्कोर 100 मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर हो गया और ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा रिजल्ट। अगर पेशेंट रिकवरी स्कोर बहुत कम है, 40 है, सबसे कम 40 है, दैट मीन्स कि रिकवरी नहीं हो पाई अच्छी तरीके से, तभी रिकवरी स्कोर कम है। एज बिन हम लोग बनाएंगे, ये सीखेंगे कैसे बनाना है। फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट है कि कितनी ट्रीटमेंट की कॉस्ट लगी, उसका एक बिन है। तो ये बिन वाले कॉलम अभी आपके काम के नहीं है, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट है। ठीक है। और एक रिकवरी कैटेगरी बनाना आज सीखेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो हम लोग को कुछ इस तरीके से दिया होगा। ओरिजिनल डेटा सेट कुछ इस तरीके से दिया होगा, जिसमें पेशेंट का रिकवरी स्कोर होगा, कितने दिन हॉस्पिटल में रुका, ट्रीटमेंट कॉस्ट कितनी लगी, एज उस पेशेंट की क्या है, जेंडर उस पेशेंट का क्या है, डॉक्टर का नाम क्या है, और ट्रीटमेंट टाइप क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, पेशेंट आईडी क्या है। अब ऐसे डेटा सेट जब हम लोग को मिलते हैं, तो कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि एनालिसिस में हम लोगों को टारगेट फील्ड किसे बनाना है। जैसे अगर मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, हॉस्पिटल की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम लोग रिकवरी स्कोर वाले कॉलम को अपना टारगेट फील्ड मान लेंगे और देखेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी कितनी हुई, ट्रीटमेंट टाइप जो दिया गया, अलग अलग ट्रीटमेंट पे रिकवरी कितनी हुई, डॉक्टर का नाम है, तो डॉक्टर का नाम भी एक कैटेगोरिकल फील्ड है, ट्रीटमेंट टाइप भी एक कैटेगोरिकल फील्ड है, डिपार्टमेंट भी एक कैटेगोरिकल फील्ड है। तो इन तीनों द्वारा रिकवरी स्कोर क्या रहा। उसी तरह 3 प्रकार के जेंडर है, मेल, फीमेल, अदर, और इन तीनों जेंडर का रिकवरी स्कोर कितना रहा। तो इस टाइप से आप वन वर्सेस ऑल निकालते हैं। एज ग्रुप वाइज, अलग अलग एज के लोग हैं हमारे पास, तो एज ग्रुप वाइज भी हम देखना चाहेंगे कि रिकवरी कैसी रही। क्या ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें रिकवरी स्कोर ज़्यादा है, या मिडिल एज लोगों में ज़्यादा है, या काफ़ी एजेड लोगों में ज़्यादा है। देन ट्रीटमेंट कॉस्ट वाइज रिकवरी स्कोर, अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट को बढ़ाया जा रहा है तो क्या रिकवरी स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं। और हॉस्पिटल स्टे, क्या ऐसा है कि जो पेशेंट ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रह रहा है उसका इस रिकवरी स्कोर ज़्यादा है, या जो पेशेंट कम दिन हॉस्पिटल में रह रहा है उसका रिकवरी स्कोर ज़्यादा है, ऐसा। तो एक बार एनालिसिस हम करते हैं जिसमें हम रिकवरी स्कोर को टारगेट फील्ड मानते हैं। दूसरी बार जब आप एनालिसिस इसी में करेंगे तो आप लोग ट्रीटमेंट कॉस्ट को टारगेट मानेंगे और बाकी सभी कॉलम का एक एक करके ट्रीटमेंट कॉस्ट पे असर देखेंगे। तो यही हम लोगों ने अपने डैशबोर्ड्स में बनाया। और पहला डैशबोर्ड है रिकवरी एनालिसिस डैशबोर्ड, जहाँ पे हम लोगों ने सिंपल केपीआई विजुअल बनाए। सबसे पहले ये केपीआई विजुअल है जहाँ पे हमने कार्ड बनाया, और कार्ड में जो हमने डेटा लिया है वो है नंबर ऑफ पेशेंट्स, और नंबर ऑफ पेशेंट में हमने सीधे काउंट रोज फंक्शन का इस्तेमाल किया है। काउंट रोज फंक्शन क्या होता है, काउंट रोज फंक्शन का काम होता है कितनी रोज हैं, और यहाँ पे
हर एक रो एक पेशेंट के नाम को या एक पेशेंट की बात कह रही है हर रो। तो इसीलिए ओवरऑल काउंट रो क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट। उसी तरह एवरेज एज कैसे निकलेगी, एवरेज एज के लिए फॉर्मूला लगेगा एवरेज और हॉस्पिटल डेटा में जो एज है, एवरेज नंबर ऑफ दिन कितने रहे वो। तो इसके लिए हमने एक मेजर बनाया है एवरेज। और ये तो हम लोगों ने इसके पहले सारे ये फॉर्मूले पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, तो खास करके जिन्होंने खास करके पिछले सारे वीडियोस देखे उनको इजीली समझ में आ रहा होगा ये क्या किया है। उसी तरह एक और कार्ड विजुअल बनाया है जहाँ पे एवरेज रिकवरी स्कोर है, ये हमारा टारगेट फील्ड है। तो ये हमारा रिकवरी स्कोर है और इसकी जो हमने फील्ड ली है वो है एवरेज। और एक केपीआई के तौर पे एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी ले लिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सचिन, नेहा एंड विकास, आप लोगों को ये पहली रो बनाने में कोई दिक्कत है? सिंपल केपीआईज हैं जो हम कार्ड विजुअल के थ्रू बनाएंगे, बन जाएगी ना ये। इसकी सेटिंग में हमने क्या किया है कि हमने कॉल आउट वैल्यू को 40 लिया है, कलर हमने ये वाला लिया है ग्रीन कलर, और जो हमने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में थीम ली है वो यहाँ से सेलेक्टेड है। थीम का नाम है करेंट एग्जीक्यूटिव। तो आप यहाँ से कोई भी थीम ले लीजिए और उस थीम के हिसाब से इसे पूरा डेवलप करिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्यों ये पहला हमारा डैशबोर्ड क्या है, रिकवरी एनालिसिस। तो मैंने कहा पहली बार में हम लोग रिकवरी एनालिसिस करेंगे, तो हम लोगों ने एक क्लस्टर्ड बार लिया। ठीक है, और क्लस्टर्ड बार में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे डिपार्टमेंट का नाम रखा, वाई एक्सिस पे लिखा एवरेज रिकवरी स्कोर। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ एवरेज रिकवरी स्कोर रखूं, एक्स एक्सिस पे डिपार्टमेंट, वाई एक्सिस पे ये, तो जो हमारा क्लस्टर्ड चार्ट है ना वो सिर्फ एक ही सिंगल कॉलम दिखाएगा। ठीक है, पर अगर आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम रिकवरी स्कोर को दोबारा लेके आते हैं क्योंकि ये हमारी एनालिसिस है। तो जैसे हम रिकवरी स्कोर को लेके आएंगे, इस बार अगर मान लीजिए मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ तो अब दो क्लस्टर बन जाएंगे। इसी तरह मैं रिकवरी स्कोर को फिर ले आता हूँ और इस बार मिनिमम ले लेते हैं। तो अब हमें क्या पता लगने लगा कि हर डिपार्टमेंट में मिनिमम रिकवरी स्कोर कितना था और हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितना है। तो मैक्सिमम देखें तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 100 है, यानी सबसे अच्छा स्कोर इस डिपार्टमेंट में। और ऑन एन एवरेज आपको दिख रहा है कि सबसे कम स्कोर न्यूरोलॉजी में है और ऑन एन एवरेज सबसे अच्छा स्कोर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज जाएगा। सेकंड, ये जो हमने विजुअल बनाया है ये हमारा क्लस्टर्ड बार फिर से, तो ये क्लस्टर्ड कॉलम है, ये क्लस्टर्ड बार है। क्लस्टर्ड बार में हमने डॉक्टर के नाम को वाई एक्सिस में रखा है। तो अगर हम बार चार्ट बनाते पावर बीआई में तो हम वाई एक्सिस में इसको रखते। ठीक है, और हम लोग इसकी जगह पे अगर डॉक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो हम लोग फनल चार्ट भी रख सकते हैं। तो जैसा आप देखेंगे फनल चार्ट में जो कैटेगरी फील्ड है उसमें आप कैटेगोरिकल डेटा यानी जैसे नाम हो गया वो ले आते हैं। ठीक है, और वैल्यू फील्ड में आप लोग एवरेज रिकवरी स्कोर जैसे लेके आए हम लोग, तो एवरेज रिकवरी स्कोर हमने अभी मेजर बनाया वो ले आए। इस तरीके से हमें दिखेगा कि किस डॉक्टर का सबसे अच्छा एवरेज रिकवरी स्कोर है। एम पटेल का है, देन एल खान, देन ए शर्मा, टी मेहता, आर सिंह। तो डॉक्टर वाइज उनका रिकवरी स्कोर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ कलर थोड़ा अलग नजर आ रहा है। तो ये ग्रेडियंट है, मैंने आप लोगों को सिखाया था। कलर में आप कंडीशनल कलर दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंडीशनल पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देगा अगर आप एक फनल चार्ट बनाते हैं। फनल चार्ट एक फनल के आकार में बनता है और जिस वैल्यू का सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो सबसे टॉप पे रहता है और जिस वैल्यू का सबसे कम नंबर होता है वो बॉटम पे रहता है। तो जैसे इस केस में डॉक्टर वाइज है, तो जिस डॉक्टर का सबसे टॉप पे है
वो यहाँ पे है और जिस डॉक्टर का सबसे कम है वो बॉटम पे, तो एक फनल का आकार बन रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इनको ग्रेडियंट वाइज कलर दिखाना चाहते तो हम फनल चार्ट के विजुअल में जाएंगे और कलर में जाएंगे और यहाँ से एफएक्स, इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या तो ये कर सकते, दूसरा आप क्या कर सकते, शो ऑल। तो जैसे आपको दिख रहा है कि मिस्टर पटेल को मान लीजिए हम लोग सबसे डार्क कलर दे देते हैं, उसके नीचे एल खान है, इनको हल्का लाइट, उनके नीचे ए शर्मा है, हल्का लाइट, उनके नीचे जो है उनको फर्दर लाइट, और आर सिंह है तो लाइटेस्ट। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हमें मैनुअली करना पड़ा, तो मैनुअली आपने उनको डार्क से लाइट कलर दिया। यही चीज हम, अब जैसे मान लो यहाँ 50 होते तो क्या एक एक पे जाके थोड़ी करते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे बंद क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल की जगह ग्रेडियंट लीजिए, काउंट ऑफ डॉक्टर नेम की जगह जिस चीज के द्वारा आप उसे कर रहे हैं, तो मेजर में जैसे हमने किया तो एवरेज रिकवरी स्कोर द्वारा कर रहे हैं, तो लोएस्ट वैल्यू को लोएस्ट कलर, हाईएस्ट वैल्यू को डार्केस्ट कलर दे दिया। एवरेज रिकवरी स्कोर ग्रेडियंट, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। आप चाहें तो बीच में एक मिडिल कलर भी ऐड कर सकते हैं, मान लो मिडिल कलर को हम ग्रीन ऐड कर देते हैं कि जो जिन डॉक्टर्स का रिकवरी स्कोर मिड रेंज में है, ऐसा। तो जैसे आप इसको करेंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसको सेट कर रखा है इस वजह से वो आ रहा है, तो यहाँ से आप इस कलर्स को ऐसे मॉडिफाई कीजिए। ये तीसरा हमारा चार्ट है, यहाँ भी हमने रिकवरी स्कोर लिया है, ये हम लोग का डोनट चार्ट है। एवरेज रिकवरी स्कोर बाय जेंडर लेना है, और देखिए एक डिज़ाइन की आप लोग को देखना है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल का साइज इतना रखा है तो इसको जाके फॉर्मेट में जाके मैं देखूंगा जनरल में इसकी प्रॉपर्टी कि विड्थ 325 है, हाइट 213 है। यहाँ पे देखा तो हाइट और विड्थ अलग अलग आ रही है, तो जो भी हाइट और विड्थ थी 213 325 एग्जैक्टली वैसी रखिए, 213 325। इससे आपका जो ग्राफ बनेगा वो और अच्छा दिखेगा, बराबर से नजर आएगा। जैसे विकास तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्राफ तो बना रहे हो लेकिन उसके लुक्स पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हो ना। तो ठीक है, तुम्हारे ग्राफ अच्छे हैं, मीनिंगफुल है, मगर थोड़ा सा आप लुक भी अगर बनाओगे ना, सारे विजुअल्स का साइज सेम रखो, एनालिसिस करते समय एक लेआउट अपने मन में पिक्चर कर लो। ठीक है, और जैसे मैं तुम लोग को एक लेआउट की सलाह दूंगा, सलाह ये है कि हमेशा ऐसे इमेजिन करो कि ये मेरा 16/9 रेशियो का चार्ट है, 16/9 रेशियो होता है इसका। ठीक है, माने कि ऐसे अगर ये ऐसे 16 है तो ऐसे 9 होगा, जैसे हमारा टीवी या हमारा लैपटॉप है 16/9। ठीक है, तो ऐसा इसका लेआउट होता है। तो इसको थोड़ा सा स्क्वायरिश बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में हमेशा ऐसा आप एक वो दे दो, एक साइड में हमेशा आप लोग एक साइड बार दे दो, इसको कोई अलग रंग दे दो, जैसे इसको हमने ये रंग दे दिया। दूसरा, यहाँ पे आप एक हेडिंग दे दो इस जगह। ठीक है, ऐसा एक हेडिंग दे दो जो भी आपके चार्ट का हेडिंग है, ये टेक्स्ट से आ जाएगा। तो ये हेडिंग कैसे आएगा, टेक्स्ट से, और ये किससे आएगा, ये शेप से आएगा। ओके, जो शेप विजुअल होता है, इंसर्ट शेप में जाओगे तो ये आ जाएगा। ऐसे आपका अपना एरिया बनेगा। यहाँ पे आप अपने सारे स्लाइसर रखो, जितने भी आपके स्लाइसर हैं वो सारे आप लोग यहाँ पे रखो। ठीक है, सारे स्लाइसर यहाँ रखो, फिल्टर बेसिकली। और ये डिसाइड करो कि इसमें 2 3 या 4 कितने विजुअल रखने हैं। तो अगर 3 रखने हैं तो 3 का लेआउट सोचो कि ऐसा 3 का लेआउट हम देंगे,
और इस टाइप से हम डिज़ाइन करेंगे। तो इनकी सबकी हाइट विड्थ सब आपको सेम रखनी है, और हाइट विड्थ प्रॉपर्टी में होती है इनके बीच का गैप कम ज़्यादा है, तो गैप को भी आप प्रॉपर एडजस्ट करके ऐसा रखो कि गैप भी बराबर से नज़र आए। सब ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। हमेशा ऐसा चार्ट बनाओ, अभी एज अ बिगनर ऐसा चार्ट बनाओ जैसा हमने बनाया। तो 3 रखे तो तीनों की विड्थ, तीनों की हाइट बराबर होनी चाहिए। इसी को हमने यहाँ रखा है एवरेज रिकवरी स्कोर बाय जेंडर। क्या एवरेज रिकवरी स्कोर बाय जेंडर के लिए हमने जेंडर को लेजेंड में डाला और वैल्यू में एवरेज रिकवरी किया। फिर यह है कि एवरेज रिकवरी स्कोर बाय ट्रीटमेंट टाइप एंड जेंडर। आप में से मुझे कोई एक व्यक्ति एक्सप्लेन करिए कि एक रिबन चार्ट एक्चुअली में क्या दिखाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग किसी एक कैटेगोरिकल फील्ड को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। वो कैटेगोरिकल फील्ड सर्जरी, थेरेपी, ऑब्जर्वेशन, मेडिकेशन कुछ भी हो सकता है। फिर ये तो हो गई। तो ये जो बार की लेंथ है, जैसे अभी अगर हम जाके यहाँ से रिबन बंद कर दें तो ये जो बार की लेंथ है वो हमें क्या दिखा रही है, वो हमें दिखा रही है कि किस में एवरेज रिकवरी स्कोर ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि जैसे सर्जरी में एवरेज रिकवरी स्कोर ज़्यादा है, इसीलिए ये बार की लेंथ ज़्यादा है। फिर थेरेपी में है, फिर ऑब्जर्वेशन में है, फिर मेडिकेशन में है। तो पहला डेटा तो हमें ये दिख रहा है कि ट्रीटमेंट टाइप वाइज एवरेज रिकवरी स्कोर किसका ज़्यादा है। दूसरा डेटा ये, जब हम लेजेंड में जेंडर जैसी कोई फील्ड को ले आते हैं तो अब जेंडर में भी 3 वैल्यूज हैं। तो ये कलर से हमें 3 वैल्यूज की रैंकिंग दिखाएगा। सो ये रिबन चार्ट शो करता है रैंकिंग ऑफ ईच, है ना, लेजेंड कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू इन एवरी एक्स एक्सिस वैल्यू। यानी कि हर ट्रीटमेंट टाइप में हर जेंडर की एवरेज रिकवरी स्कोर के आधार पे रैंकिंग बताएगा। जैसे सर्जरी में फीमेल की रैंकिंग फर्स्ट है, मतलब जितने भी पेशेंट की सर्जरी हुई उसमें जो एवरेज रिकवरी स्कोर फीमेल का रहा वो सबसे ज़्यादा है। पर अगर हम मेडिकेशन में देखें तो फीमेल का स्कोर कम है, एवरेज रिकवरी स्कोर। इसमें मेडिकेशन में जिनके अदर जेंडर है उनका सबसे अच्छा स्कोर है। उसी जगह अगर हम बात करें मेल की, तो थेरेपी और ऑब्जर्वेशन दोनों में इनका स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा ओवरऑल एवरेज रिकवरी स्कोर है, ये हमारा है इस तरीके से। अब इसी तरीके का एक और चार्ट हमने बनाया। तो उसके पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, जब कभी हम लोगों को एज जैसा कोई कॉलम दिया जाएगा, एज जैसा, ठीक है, तो एज में क्या है, ये एज अ नंबर दिया है और एज अ नंबर दिया होता है 1 साल से लेके 90 साल तक, ठीक है। यानी 1 साल से 90 साल तक 81 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, 81 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं फ्रॉम 1 to 90। तो अगर मैं इसका एक बार चार्ट यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, इसका एक बार चार्ट बनाता हूँ, एज को मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ और वाई एक्सिस पे एवरेज रिकवरी स्कोर ले लेता हूँ, तो ये ऐसा बार चार्ट बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये एक एक बार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैन यू टेल? विकास, ये एक एक बार क्या रिप्रेजेंट कर रहे को शो कर रही है। हैं? एग्जैक्टली ना, आप बोलिए एज को, राइट। पर इससे हम, और इससे हमें पता लग रहा है कि जैसे हम इस पे जाएंगे तो 20 की एज में ज्यादा अच्छा रिकवरी स्कोर है,
फिर दूसरा जो लंबी हाइट दिख रही है वो यहाँ दिख रही है कि 82 की एज में अच्छा रिकवरी स्कोर है, राइट? इज इट ओके? बट अगर इसमें सर अगर स्विच वाला डेस्क के थ्रू बनाए तो ज्यादा नहीं सही रहेगा, तो इसमें की टेम्परेचर हाँ, ज्यादा दिख रही है, एग्जैक्टली, एक ग्रेड। तुम सही पकड़ लो कि अगर हम ये दिखाएं कि ऐसे दिखाएं चाइल्ड, फिर दिखाएं यंग या चाइल्ड, टीनेजर, यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज, ऐसा करके कुछ कैटेगरी बनाए, तो इसी को कैटेगरी बनाने के लिए ही यहाँ पे एक फीचर होता है बिन्स। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू ग्रुप बना सकते हैं। ओके, न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप बनाया, इसका नाम रख देते हैं एज कैटेगरी। ओके, एज कैटेगरी नाम रख दिया। सो इस एज कैटेगरी में हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि हमें ये जो एज है 1 से 90 साल की, इसको हम 5 बिन्स में तोड़ देंगे। ये चीज समझ रहे हो? यानी क्या होगा कि पहले 1 से 17 ये बिन साइज आ गया। अगर सर ये इस सॉरी, कहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया था सर ये? हमने यार एज पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया अच्छा और अच्छा। यहां से हमने कहा इसका हम एक न्यू नया ग्रुप। ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो ये न्यू ग्रुप पे क्लिक किया और इसका नाम रख दिया एज कैटेगरी। ओके, और फिर एज कैटेगरी को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक, आप कह दीजिए कि मैं हर एज को 10 साल का बनाना चाहता हूँ। ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। इज इट ओके? अगर जी आपने जी। कह दिया साइज ऑफ बिन। दूसरा, आपने कहा कि नहीं मैं इसे बराबर की 5 कैटेगरी में तोड़ दूंगा। ठीक है, तो वो कह रहे कि अगर 5 में आप करोगे तो एक बिन का साइज 17.8 आएगा। ये चीज समझ रहे हो? तो पहला ग्रुप क्या होगा, 1 से लगभग 18, दूसरा क्या होगा 18 से 36, तीसरा जो भी आया, राइट? तो 54, ऐसे आगे बढ़ेगा। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग? तो आप दो तरीके से ये ग्रुप बना सकते हो, या तो नंबर ऑफ बिन खुद बता दो कि हम 5 कैटेगरी बना दें। जैसे स्विच फंक्शन में आप क्या लिखते हो, स्विच फंक्शन में आप लिखते हो स्विच, फिर आप यहाँ पे ट्रू लिख देते हो, फिर आप क्या कहते हो, एक कंडीशन देते हो ना। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि एज अगर एज ग्रेटर देन 20 है तो कह दो 1 से 20, एज अगर ग्रेटर देन या लेस देन, सॉरी मैं कह दूंगा एज अगर 20 से कम है, एज अगर 40 से कम है, ऐसा कुछ आप बनाओगे ना कंडीशन, फिर लिख दोगे। तो ऐसे करते करते आप एक ग्रुप बनाओगे कि 20 से 40। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप करोगे और आप उसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो और हम लोग शुरू कैसे करते हैं, हम लोग यूं शुरू करते हैं, एक अगर 1 से बड़ी है तो 1 से 20, तो अगला हम 20 ले लेते हैं, 20 से बड़ी है, फिर हम अगला ले लेते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग स्विच बनाते हैं। फिर एज अगर 40 से बड़ी है, तो ये एक तरीका है। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच की जगह हम सीधे बता दे रहे हैं कि हमें 5 ग्रुप में तोड़ दो, नंबर ऑफ बिन 5। तो वो अपने आप 20 तक का ले लेगा, मतलब 1 से 18 तक का ले लेगा। तो अब जैसे ये एज कैटेगरी नाम का बिन बनेगा, तो जब ये बिन बनेगा तो इसका आइकन अलग आएगा। ओके, ये आइकन आएगा बिन वाले का, जो ये ग्रुप बनेगा ना उसका आइकन याद रखिएगा, ऐसा आइकन आता है। सो अब हम क्या करें, इसकी जगह पे अगर हम एज कैटेगरी को डाल दें तो हमें वो 5 कैटेगरी दिख जाएंगी, पहला 0 वाला, दूसरा 20 वाला, तीसरा 40 वाला, फिर 60 वाला, फिर 80 वाला। तो ये बिना किसी कोडिंग लिखे आ गया, राइट? तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से हमने देखा
कि रिकवरी स्कोर या तो बहुत कम एज के लोगों में ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा में ज़्यादा है, ठीक है। और सरप्राइजिंगली जो 40 के अराउंड वालों में कम है। अब इसमें आप कोई लेजेंड भी लगा सकते हो। लेजेंड जैसे क्या, कि किसी अदर कैटेगरी को, जैसे डिपार्टमेंट वाइज, तो आप यहाँ लेजेंड लगा दीजिए और यहाँ से वैल्यू दिखाइए डेटा लेबल्स ऑन करके। तो अब क्या है ये दिखा रहा, ये दिखा रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट का रिकवरी स्कोर कितना कितना है। सबसे अच्छा दिख रहा है 82 पीडियाट्रिक में, फिर 80 दिख रहा है न्यूरोलॉजी में। तो मतलब कम एज के लोगों में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक यहाँ दिख रहा है, देखिए 86 दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये चीज़ों को रैंक नहीं कर रहा है ना, राइट। ये चीज़ों को रैंक नहीं कर रहा है। इसमें वैल्यू ज़्यादा है कम है चाहे जो, तो वो बस अपने ऑर्डर में दिखा रहा है। पर जो हमारा ये चार्ट है, ये उसे इसी सेम चीज को रैंक कर देगा। है दोनों एक ही बात, पर इसमें जैसे ये 86 थर्ड ही पोजीशन पे दिखाते रहता था, और अब ये फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि 86 यहाँ विनर है, यहाँ पे 82 विनर है, राइट। तो जो भी विनर है वो अपने आप उस कैटेगरी में जो भी विनर है वो टॉप पे आ जाएगा, जो 76 विनर है। तो नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एक स्टैक्ड बार और रिबन चार्ट की नहीं, बताइए। यस। ठीक है, दोनों एक ही जैसी बात को दिखा रहे हैं। तो अगर आपको बिना रैंक के दिखाना है तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, ठीक है। और अगर आपको रैंकिंग के साथ दिखाना है तो आप ये, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसी चीज में हमने बस डॉक्टर का नाम ले लिया है, और इसलिए अब डॉक्टर वाइज दिखने लगा है। तो डॉक्टर वाइज कहीं कोई विनर है, जैसे ये 90 दिख रहा है, काफी हाई स्कोर दिख रहा है एम पटेल का, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग नहीं नजर आती है। इसी चार्ट को अगर हम सिर्फ इतने में बदल दें तो रैंकिंग भी नजर आने लगेगी। तो जो भी आपका प्रेफरेंस है वो चार्ट आप दिखाएंगे। नाउ इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे एवरेज रिकवरी स्कोर को दिखाया डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो अब क्या है, देखो ट्रीटमेंट कॉस्ट भी हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो, ट्रीटमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है ना कि भाई ट्रीटमेंट ज़्यादा लगी तो क्या रिकवरी भी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ जानने की मंशा हो सकती है किसी एनालिस्ट की। तो उस केस में ज़्यादातर जो चार्ट हम बनाते हैं वो एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, जब हमें एक नंबर वर्सेस दूसरे नंबर का देखना है। तो एक नंबर हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो वो है ट्रीटमेंट कॉस्ट, तो हमने उसे एक्स एक्सिस पे रख दिया। और दूसरा जो हमारा नंबर है वो है एवरेज रिकवरी स्कोर, उसे वाई एक्सिस पे रख दिया। और फिर दोनों को हमने कहा कि इसे समराइज ना करो, ठीक है। एवरेज रिकवरी स्कोर को हम यहाँ से ले आते हैं, कहते हैं भाई इसे समराइज ना करो। तो रिकवरी स्कोर और ट्रीटमेंट ये कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसे कुछ खास बात अच्छी से समझ में नहीं आ पाएगी। इसमें हमें ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो कोई बच रहा है कि मर रहा है कि क्या हो रहा है, या रिकवरी स्कोर क्या हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा, तो हमने ट्रीटमेंट कॉस्ट का भी ऐसे ही बिन बना दिया। और जो ट्रीटमेंट कॉस्ट का बिन बनाया वो ये है, तो हम एडिट बिन करके दिखाते हैं। इसमें हमने कह दिया कि ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी 5 भाग में बांट दीजिए। जैसे कम ट्रीटमेंट कॉस्ट, उसमें ऐसा हो सकता है ना कि वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये हो सकता है कि नहीं, बताओ भाई। अगर हम इसे एक मैनुअल बिन बनाते तो ऐसे कुछ लिखते ना कि वेरी लो, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई, इनके कैटेगरी के नाम यही तो लिखते कि कुछ और, ऐसे ही कुछ नाम लिखते कि वेरी हाई ट्रीटमेंट पे एवरेज क्या रहेगा रिकवरी का, हाई पे क्या रहेगा मीडियम पे। तो बजाय उसके कि हम उस कैटेगोरिकल में बनाए, हमने यहाँ लिख दिया 5।
तो अब वो क्या कर रहे हैं कि 28,780 रुपए लगभग वो एक बिन का साइज मान रहा है कि वेरी लो में हम किसे रखेंगे, 0 से 28,000 वालों को। फिर उस पे उसके ऊपर किसको रखेंगे, 28,000 से 56,000 वालों को। फिर उससे किस ऊपर किसको रखेंगे, फिर वो जो भी आया 28 से 84 84 जो भी आया वहां तक पहुंचाएंगे। मतलब लगभग मान लीजिए कि हर एक 28 28 के जो आपके ग्रुप बनेंगे, ठीक है, उसको वो वेरी लो लो हाई मान लेगा। तो ओके किया। अब बस हमें क्या करना है, इस ट्रीटमेंट कॉस्ट को वैल्यू में लाइए और एक्स एक्सिस पे अपना एवरेज रिकवरी स्कोर ले आइए और इसको चेंज कर दीजिए वापस एक बार चार्ट में। तो ऐसा एक चार्ट आएगा। इससे क्या नज़र आ रहा है, इसे नज़र आ रहा है कि रिकवरी स्कोर इस रेंज में सबसे ज़्यादा है, 72 का एवरेज है, जब लगभग 91,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं ट्रीटमेंट पे। अगर कोई केवल 5,000 खर्च कर रहा है तो उसका एवरेज रिकवरी स्कोर भी कम है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आती है कि ये जो रिकवरी स्कोर है ये किसी ना किसी तरीके से तो भाई ट्रीटमेंट कॉस्ट पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है। भले ही उतना अच्छा हमें कोरिलेशन नहीं नज़र आ रहा सीधा सीधा, मगर डिपेंड कर रहा है। हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो एज की कैटेगरी हमने बनाए हैं, तो अलग अलग कैटेगरी में एज की अलग अलग रिकवरी स्कोर है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो इसी चार्ट को हमने यहाँ पे दिखाया, एवरेज रिकवरी स्कोर बाय ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो ये आप लोगों को बनाना है। जैसा हमने कहा कैसे हम लोग अपना लेआउट सेट करते हैं, अभी मान लो यही मेरे ग्राफ्स हैं। तो लेआउट सेट करने के लिए सबसे पहले इन ग्राफ्स का एक आप साइज ऐसा ले लीजिए। लेआउट सेट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को जोड़िए और इस टेक्स्ट बॉक्स को टॉप में या बॉटम में कहीं पे पोजीशन कीजिए और यहाँ से ऐसे फुल विथ या जितना भी विथ आपको देना है दीजिए। और हॉस्पिटल डेटा एनालिसिस मैं भी लिख दे रहा हूँ, ऐसा कीजिए और इसे सेंटर में अलाइन कीजिए। इसका फॉन्ट साइज करीब 28 से 32 के बीच में रखिए। ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसका एफेक्ट्स करिए और इसका शेडो ऑन करिए। इज इट ओके? या आज आप सब लोग को करके दिखाना है? इसका एक फॉन्ट कलर अपने पैलेट से जो भी उठाना है वो ले लीजिए। जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ, या मैं मेडिकल वाले में कई बार मैंने ये कलर देखा, इसको उठा लेता हूँ। अब हमारा ये साइड बार होता है, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से शेप्स में जाके रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए और ऐसे साइड बार को सेटअप कीजिए। साइड बार सेट हो जाएगा। इस साइड बार को भी एक कलर दे दीजिए, इस स्टाइल में जाके और ये कलर दे दीजिए। ठीक है, जो फॉन्ट को कलर दिया है इस फॉन्ट को भी हम ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं। पर ये क्या हुआ, साइड बार तो ऊपर आ गया जबकि ये यहाँ आना चाहिए था। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखो, उस शेप को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में किया, अब इसे हमें सेंड बैकवर्ड करना है कि फॉरवर्ड करना है, बताओ। ताकि हम चाहते हैं वो हेडिंग टॉप पे आए, तो भाई हेडिंग टॉप पे आए तो फॉरवर्ड आएगी, तो इसे सेंड टू बैक कर दिया, अब ये बैक में चला जाएगा। इस तरीके से आप अपना जो ये आपका हेडलाइन है इसको सेलेक्ट करके आप ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा 3D इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, अब हम अपने चार्ट्स को ऐसे पोजीशन कर सकते हैं। तो हमें 3 रखने हैं, तो कुछ ऐसा रखना चाहिए कि लगभग 3 की विथ में आए। तो वो हमने ऐसा रखा और बस ऐसा एडजस्ट कीजिए और ये जो गाइडलाइंस हैं इनकी मदद से उनको अलाइन कीजिए प्रॉपरली। अब मैं शेडो क्यों देता हूँ,
क्योंकि अभी ऐसे में बॉर्डर ही नहीं समझ में आ रहा कौन से ग्राफ का कहाँ है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसमें जाते हैं जनरल टैब में और इफेक्ट में शेडो दे देते हैं और इसी की फॉर्मेटिंग कॉपी करके इधर, इसी की कॉपी करके इधर, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो देखिए उसी की लाइन में किया। अब मुझे एक आइडिया हो गया कि ये इतना है, इसकी विड्थ कितनी है। यहाँ से प्रॉपर्टी में गए, इसकी विड्थ है 317, तो 300 कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। चलो सर इसके 305 कर देते हैं, इसकी भी 305 कर देते हैं और इसकी भी 305 कर देते हैं। ऐसे हम लोग हमेशा अपने चार्ट्स की विड्थ बराबर कर लिया करेंगे और ऐसे आप उसे अरेंज करें। अब हमें दिख रहा है कि जगह अभी और है, तो हम लोग प्रॉपर्टी में जाके 320 कर देते हैं। आप समझ रहे हो कैसे डिसाइड करते विड्थ क्या रखने। हमने पहले कम रखी, फिर हमने देखा कि हाँ यार अब तो ज़्यादा रख सकते हो, 320 कर दी और तीनों की 320। याद रखिए तीनों की हाइट और विड्थ सेम रखनी है। ऐसे हमारा एक लेआउट बन गया। यहाँ पे आप अपने सारे स्लाइसर्स लाइए। तो स्लाइसर को लाने के लिए एक स्लाइसर बनाओ। सबसे पहले एक स्लाइसर बनाते हैं। इसकी विड्थ देखो मैंने हल्का सा मार्जिन छोड़ा है, हल्का सा, ठीक है। ये लिया और कोई भी कैटेगोरिकल चीज ले लो जैसे जेंडर, इसको हम ऐसा खुला भी छोड़ सकते हैं, इस टाइप का लुक भी दे सकते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद स्लाइसर सेटिंग में जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी लुक दे सकते हैं। अगर हमें कई सारे स्लाइसर्स दिखाने हैं तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या, अब ये इसका हेडर है और ये इसकी वैल्यूज़ हैं। तो इसके हेडर का कलर और साइज थोड़ा सा आप बढ़ा दो और कोई अपने थीम का अदर कलर ले लो। इसी तरह वैल्यूज़ में कोई और कलर ले लो अच्छा सा, जैसे हम इसको प्राइमरी कलर मान रहे हैं। तो ऐसे करके आप अपने स्लाइसर्स बना सकते हो और ऐसे उसे कर सकते हो। अगर स्लाइसर को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है तो उस पे जाओ जनरल में और उसके इफेक्ट्स में बैकग्राउंड हटा दो। अब बैकग्राउंड हटाओगे तो उसका कलर वलर सब दिखना बंद। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा कि उसका जो हेडर है एटलीस्ट उसे लाइट कलर का रखना पड़ेगा। तो हेडर को आप लाइट कलर का रखिए। वैल्यूज़ को भी एक ऐसा कलर देना पड़ेगा जो लाइट शेड पे दिखाई दे और इस टाइप से आपके एक ट्रांसपेरेंट बनेगा। ट्रांसपेरेंट बन रहा है तो उसको आप एक बॉर्डर दे दीजिए और बॉर्डर का कलर भी वही चूज कर लीजिए। ऐसा, तो ये मैंने स्लाइसर्स बनाया। अगर ये स्लाइसर अच्छा लग रहा है इस टाइप का यूज करो, ये लग रहा है ऐसा। और यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, डिपार्टमेंट, डॉक्टर नेम। बस अब फील्ड रिप्लेस करते जाओ, उसको कॉपी करते जाओ, फील्ड रिप्लेस करते जाओ। सो आज आप लोगों को ये हमारा हॉस्पिटल पेशेंट ट्रीटमेंट का पार्ट 1 है। आज आप लोगों को इस पार्ट 1 का एग्जैक्टली आप जितना परसेंटेज मैच करा सकते हो मेरे इस डैशबोर्ड से उतना परसेंटेज मैच करा के आप दिखाइए, आप लोग सब लोग। और आप लोगों को मैच कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा एकदम ये मिलते जुलता होना चाहिए ना, ऐसा। ये सारे जो आप देख रहे हो एक लाल कलर की लाइन आ रही है, कैन यू सी, देखिए ये लाल यस। कलर की लाइन हम लोग की बता रही है कि अब सब बराबर पे हैं, राइट, कुछ कम ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से इधर से भी आएगी, ऐसे एक देखो लाइन लाइन आ रही है जो तीनों के मार्जिन पैडिंग को साफ सुथरा बता रही है। इसी तरह से ये यहाँ पे अगर हमने लिखा है ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर मिलेंगे आपको, देखो है। सो ऐसा क्या रहेगा ना कि एक गैप इवन नजर आएगा। ये मैं ये नहीं करूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा डिजाइनिंग एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी पता है मेरे डिजाइन में बहुत सारे फ्लॉज होंगे, मगर अभी देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल सेंटर में है और इधर लेफ्ट हैंड वालों से और राइट हैंड वालों से बिल्कुल बराबर पे है, कैन यू सी।
आपको एक सेंटर है, तो ये लाइंस का इस्तेमाल करना सीखिए माउस से। और क्या है ना कि लैपटॉप में मैंने थोड़ा सा देखा है कि लिटिल बिट डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है बनाना, जैसा मुझे लगता है, बट मे बी क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ पीसी इसलिए। बट व्हेन यू विल यूज़ अ माउस एंड कीबोर्ड ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से होता है काम। बट आपके पास आप लैपटॉप है तो आप उसी पे कीजिए, मगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा ये है। अब हम लोगों को जो अगले चैप्टर में अपने डिस्कस करना है वो ये है कि हमने यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज रिकवरी स्कोर। एक ऐसी मेजर बनाइए जिसमें रिकवरी एफिशिएंसी दिखे, ये मैं सिखाऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर हम लोग सिर्फ रिपोर्ट बना के नहीं देना, रिपोर्ट बनाने के बाद उसमें क्या बातें हो रही हैं। जैसे हमने देखा कि जो गैस्ट्रोलॉजी है उसमें हाईएस्ट रिकवरी एफिशिएंसी है, जो एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब है कि पेशेंट इस डिपार्टमेंट में जल्दी रिकवर हो रहे हैं पर डे एज कंपेयर टू अदर्स। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कम हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जो हम इस डिपार्टमेंट में रिपीट कर सकते हैं। देखो हॉस्पिटल के केस में ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता ही लगता है। पर हम अगर एक जनरल पर्पस बिजनेस एनालिसिस की बात करें तो उसमें ज़रूर हम लोग देख सकते हैं कि भाई एक विभाग में ऐसा क्या हो रहा है जो दूसरा विभाग जिसको देख के कुछ सीख सकता है। तो ये कुछ ऐसे 10 सवाल हैं जो हम लोगों को एक तो डेक्स के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत करने में करेंगे। इसमें वो तुम्हारा स्विच वाला भी है, राइट, कि रिकवरी कैटेगरी बना दिए कि रिकवरी स्कोर गुड है पुअर है कि उसके हिसाब से। अच्छा, इसमें एक चीज पूछना था, जैसे कोई इमेज लगाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं? आपने एक बार शो कर रहे थे, मतलब अदर कुछ जैसे एक साइट एक में जा। वेबसाइट होती है, या तो कैनवा का अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो पेड अनपेड सब्सक्रिप्शन से, चलता है। हम एक बात है, तो पेड सब्सक्रिप्शन में अपने आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाता है वहाँ पे, मतलब वो ऑप्शन देता है। अदरवाइज अच्छा। जैसे एक वेबसाइट है रिमूव बीजी, ठीक है। तो ये जो रिमूव बीजी वेबसाइट है इसमें आप कोई भी इमेज अपलोड कीजिए तो ये क्या करेगा, ये जैसे दिखा रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। और उस फाइल को सेव करना है एज पीएनजी फाइल, पीएनजी फाइल, ठीक है। जो कुछ जो नए वर्जन्स है, कुछ जो नए वर्जन्स है पेंट के, जैसे इसको ओपन विद पेंट करते हैं, इसमें भी ये ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड, देख रहा हो। और इसे एस पीएनजी सेव करोगे ना तो इन सर्टेन केसेस वो बैकग्राउंड रिमूव कर देता है बिल्कुल। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कि अगर कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं चाहिए। पर ये मैंने देखा कभी काम करता है कभी नहीं, मतलब तो। लेकिन ये तो रिमूव मतलब बीजी, कैनवा के थ्रू जाओ। रिमूव बीजी के थ्रू, रिमूव बीजी पे जाओगे ना तो ये हमेशा तुम्हें दे देगा ये चीज़। हम जैसे इसी इमेज को अपलोड करके देखते हैं रिमूव पीजी पे, तो आपका ये जैसे आएगा ना, तो ये देखिए हटा दिया अपने आप। और इसे हाँ सर। डाउनलोड कर लीजिए आप। और उस इमेज को अगर यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे तो ये अपने आप बैकग्राउंड पे आएगी। तो अब ये हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे ना, तो अब आप देखिए जो हमारा जैसे साइड बार का, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा है ना, मतलब डार्क है, तो उसके ऊपर ये अपने आप ट्रांसपेरेंट, वरना वो सफ़ेद सफ़ेद आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ भी आप रख सकते हो, अगर यहाँ रखना है तो आप और डार्क कलर लीजिए, ठीक है। और भी वेबसाइट्स आती है, जैसे आइकन फाइंडर एक वेबसाइट है, या चैट जीपीटी से भी फ्री में कह सकते हो भैया इसका बैकग्राउंड हटा दो, वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपका रिपोर्ट का ये जो है, ये इसमें जितने विजुअल हम लोग को दिख रहे हैं ना, ये उन्हीं 10 क्वेश्चंस में से करीब 7 क्वेश्चन के आंसर है, ओके। कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका हाई स्कोर है, तो ये सारा हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, ओके।
कलर आप आराम से बदल सकते हो, जैसे किसी भी चीज का स्टाइल इसमें बदलना से हो। सर यही क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस सर शेयर कर दीजिए, हाँ ताकि और करके रखें, हाँ तो जब पहले नहीं, फंसेंगी तो ज्यादा समझ में आएगा हाँ फिर। और फंसोगे भी। और पहले लेवल पे वो तो मैं अभी तुम्हें, क्योंकि डेटा सेट दूंगा तो वो लिंक तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा। तो पहले लेवल पे लेकिन तुम लोग को एग्जैक्टली exactly ऐसा बना के दिखाना है। ओके, जैसे ये बना हुआ है। क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया है तुम लोग का डिजाइन उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिजाइन पे भी काम करो। ठीक है, तो ये डेटा सेट और क्वेश्चंस का लिंक सब कुछ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा ले सकते हो। CSV फाइल है सिंपल सी, पहले आप अपलोड कीजिए। ऐसे मेजर्स के टेबल बनाए हैं, राइट? तो मेजर के टेबल बनाएंगे तो उसमें मेजर रखेंगे तो इजी रहता है। यहाँ पे अपना सब अलग रहेगा, यहाँ अपना सब अलग रहेगा। तो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में।